Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज हम देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का सेकेंड पार्ट। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने देखा था दो टाइप पढ़ेंगे, डीएनए एंड आरएनए। आरएनए के बेसिस में जितनी भी चीज़ें थी, आरएनए के तीन टाइप पढ़ते हैं, एम आरएनए, आर आरएनए एंड टी आरएनए। वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। डीएनए रेप्लिकेशन से हमने छोड़ा था उस पार्ट को। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन की थ्योरी देखेंगे, जो आपको एमएससी में, नेट में और जीसेट में यूज़फुल होगी। प्लस हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड पीवाईक्यूएस किस तरीके से पिछले साल में पूछे गए थे नेट में, जीसेट में, तो वो सारे डिस्कस कर लेंगे हम एमसीक्यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि रेप्लिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। रेप्लिकेशन वर्ड जो है वो रेप्लिका से आएगा। रेप्लिकेशन या फिर रेप्लिका, इट मीन्स जेरोक्स कॉपी। ठीक है, जेरोक्स कॉपी में आप समझते हो, एक कोई आपके पास चीज़ है, उसका डुप्लीकेट आपको बनाना है, तो उसे हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन यानी कि एज इट इज़ ऐसी ही चीज़ बना दो। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये होगा कि एक जो डीएनए मोलिक्यूल होगा वो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। डीएनए, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होगा वो खुद एक मोलिक्यूल में से, यानी कि एक डीएनए में से दो डीएनए जनरेट कर सकता है अपने आप। ठीक है, ये जो दो नए डीएनए जनरेट हुए वो अपने में से नए दो डीएनए जनरेट कर सकता है अपने जैसे ही। ये जो नया एक जनरेट हुआ वो अपने में से दो नए जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो जो डीएनए है वो सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस दिखाता है अपनी बॉडी के अंदर। डीएनए खुद ही, खुद ब खुद वो अपने में से दो अलग डीएनए बनाएगा, और वो दोनों डीएनए जो अलग बने वो अपने जैसे ही दो अलग डीएनए बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो है वो पूरी इसकी क्या है, एक ड्राइंग है जो आपको एज अ डायग्राम आपको आपके, अगर एमएससी में आप लिख रहे हो तो वहाँ पे लिखनी हो सकती है, या फिर एमसीक्यू में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो सभी यहाँ पे आपको लिख के दिखाई गई है। वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो डीएनए कहाँ पे होगा, क्रोमोसोम में होगा। डीएनए इस तरीके का डबल हेलिक्स होगा। ठीक है, डीएनए किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। आपने हम आपके जूनियर क्लासेस में इस तरीके से ड्राइंग बनाई होगी। तो डीएनए डबल हेलिक्स होती है, दो दो स्ट्रैंड होती है जो आपस में क्या होती है, ट्विस्टेड फॉर्म में होती है। तो ट्विस्टेड फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डीएनए का। ठीक है, ये ओरिजिनल डीएनए है। अभी रेप्लिकेशन वर्क शुरू कहाँ से होगा, तो यहाँ से आप ये स्क्वायर ब्रैकेट देख सकते हो। तो यहाँ से जो है वो रेप्लिकेशन वर्क शुरू हो रहा है। अभी ये जो डीएनए इस तरीके से ट्विस्टेड है, जिसके बीच में आप यहाँ पे येलो में, ब्लू में, इस तरीके से पिंक में बॉन्डिंग दिख रहे हो। तो बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। बेस पैर यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पैर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करेगा आपका एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज क्या काम करेगा, यहाँ पे आप ब्लू कलर का हेलिकेज देख सकते हो। तो वो क्या करेगा, ये जो दोनों बॉन्ड थे ना, उन दोनों बॉन्ड के बीच को, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। मान लीजिए कि ये बॉन्ड है, तो हेलिकेज क्या करेगा, यहाँ से काम करेगा और बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी कि दो फ्रेगमेंट इस तरीके से जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हेलिकेज क्या करेगा, ये जो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए है उसका काम करेगा, यानी कि जो जिपिंग है, जिप हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए की स्ट्रेन के अंदर, उसे अनजिप करेंगे। ठीक है, यानी कि उन हाइड्रोजन बॉन्ड को खोलने का काम करेगा। कौन करेगा, हेलिकेज एंजाइम। अभी हेलिकेज एंजाइम जब इस तरीके का खुलेगा तो एक स्ट्रेन आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी डीएनए की, और दूसरी स्ट्रेन आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एक बेस की लाइन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक एक बेस की आपको लाइन देखने को मिलेगी। अभी क्या करेगा, दूसरा जो लीडिंग स्ट्रेन होगा, यानी कि दूसरे डीएनए का स्ट्रेन होगा, उसमें जो एक एक बेस की जो लाइन होगी वो इस बेस पैर के साथ कंबाइन कर जाएगी। देखिए, यहाँ पे ये वाली जो आप लाइन देख सकते हो वो एक नया स्ट्रेन है, जहाँ पे एक एक बेसिस है, तो वो बेस ओरिजिनल स्ट्रेन के साथ पैर कर लेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पैर ही पैर बनाएंगे, यानी कि अगर एडेनिन है तो वो
थाइमिन के साथ ही पैर बनाएगा, साइटोसिन है तो वो ग्वानिन के साथ ही पैर बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज में आपको दिख रहा है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, तो ओरिजिनल स्ट्रेन के ऊपर एक ये वाला जो फ्रेगमेंट है उसे जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि जो दो स्ट्रेन अलग हुई उसमें जो सिंगल बेसेस आपको मिलेंगे, वो सिंगल बेसिस नए स्ट्रेन के बेस के साथ पैर बनाएंगे। ठीक है, और वो पैर बनाने के लिए कौन सा एंजाइम हम यूज़ करेंगे, तो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा जो था वो एक डायग्राम था, आपको बनाना हो सकता है। यहाँ पे कलर कोड दिया गया है कि पिंक कलर का जो है वो एडेनिन है, तो वो थाइमिन यानी कि येलो कलर से जुड़ सकता है। तो आप यहाँ पे देखो तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक कलर के ऊपर येलो कलर का जो स्ट्रेन है वो जुड़ सकता है, क्योंकि वो एडेनिन और थाइमिन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे साइटोसिन जो है वो ग्वानिन यानी कि ब्लू, यहाँ पे देखिए कि ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो येलो है वो ब्लू के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से कलर कोड दिए हैं। आपको एग्जाम में कोई कलर कोड देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लिख के दिखा सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर एटी होते हैं, जीसी होते हैं। तो इतनी चीज़ आपको ओवरव्यू समझ में आ गई। अभी 3 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस होती है, वो तीनों स्टेप को हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन यानी कि स्टार्ट करना, तो जैसे हमने बोला कि अनजिपिंग ऑफ डीएनए स्ट्रेन्स। डीएनए के 2 स्ट्रेन होते हैं जो ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उस बॉन्डिंग को अनजिप करने का काम कौन करेगा, एंड देयर एंटायर लेंथ इज नॉट फीजिबल ड्यू टू हाई एनर्जी इनपुट, यानी कि हाई एनर्जी डालते हैं। हेंस फर्स्ट अ रेप्लिकेशन फॉर्क इज क्रिएटेड कैटलाइज्ड बाय द हेलिकेज एंजाइम। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा एंजाइम अनजिपिंग ऑफ डीएनए स्ट्रेन का काम करेगा, तो वो हेलिकेज करेगा विच अनजिप द डीएनए स्ट्रेन। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहला काम यही होगा। रेप्लिकेशन फॉर्क का यहाँ पे जनरेशन होता हुआ दिखेगा आपको, ये जो दिख रहा है सिंगल स्ट्रेन, तो इस सिंगल स्ट्रेन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड स्टेप इलोंगेशन। इलोंगेशन यानी कि अब चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेगी। एज द स्ट्रेंड्स आर सेपरेटेड, यानी कि 2 स्ट्रेंड सेपरेट हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेंड सेपरेट हो गया और ये नीचे वाला स्ट्रेंड एक सेपरेट हो गया। ठीक है, सेपरेट होने के बाद क्या करेगा, द पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पे आप इस एंजाइम का नाम याद रखोगे। सबसे पहले यूज़ हुआ अनजिपिंग के लिए हेलिकेज, अभी इलोंगेशन के लिए पॉलीमरेज जो है वो आपको याद रखना है, एंजाइम का नाम है। तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन ईच ऑफ द स्ट्रैंड, यानी कि एडेनिन जो है उसके ऊपर थाइमिन को वो अरेंज करेगा, ग्वानिन के ऊपर वो साइटोसिन को अरेंज करेगा। यानी कि पॉलीमरेज एंजाइम क्या वर्क करेगा, जो फॉर्क हमारा बना हुआ है उसके ऊपर एटी और जीसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है उसको बनाने का काम करेगा कौन, पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, स्टार्ट सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, यानी कि एटीसीजी की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बनाने का काम स्टार्ट करेगा। द पेरेंटियल स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर न्यूली सिंथेसाइजिंग डॉटर स्ट्रेंथ। पेरेंट स्ट्रेंथ यानी कि जिस डीएनए का अनबाइंडिंग हुआ है, तो ये वाली जो आप फोर्क देख सकते हो जो ओरिजिनल डीएनए में से आ रही है, तो वो क्या करेगा, एक तो आपका यहाँ पे लिख के दिखाया गया है कि टेम्पलेट की तरह वो काम करेगा। मान लीजिए कि ये ओरिजिनल एक आपका डीएनए है जिसका स्ट्रेन जो है वो खुल चुका है। अभी यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे सी होगा, तो ये वाला जो पूरा फोर्क बनेगा वो टेम्पलेट की तरह यूज़ होगा फॉर डॉटर स्ट्रैंड, यानी कि अब इसके ऊपर आने वाली स्ट्रैंड के लिए वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। ये जो ऊपर स्ट्रेन आएगी वो इसके हिसाब से आएगी, नीचे के ओरिजिनल के हिसाब से आएगी। अगर यहाँ पे ए है तो ऊपर टी ही जुड़ेगा, अगर नीचे सी है तो ऊपर जी ही जुड़ेगा। ठीक है, तो वो जो ओरिजिनल डीएनए की स्ट्रेन है वो क्या करेगी, एज ए टेम्पलेट वो वर्क करेगी। यहाँ पे काम कौन करेगा, पॉलीमरेज एंजाइम। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इलोंगेशन इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में वो काम करेगा। 5' to 3' आपको डायरेक्शन याद करना है।
यानी कि 3 से 5 जो है वो चीज़ें काम करेगी। 5 से 3 जो है वो अनकंटिन्यूस होगा। इट इज़ कंटिन्यूस, यानी कि 3 से 5 जब काम होगा तो वो कंटिन्यूस होगा, hence called continuous replication। while on the other hand अगर 5 यानी कि 5 एंड से 3 एंड पे अगर कोई काम हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस होगा, वो सही से काम नहीं होगा। तो काम हमें कहाँ पे करना है, 3 एंड से 5 एंड में ही करना है, ठीक है। चलिए, अभी इट इज़ डिसकंटिन्यूस, दे अकर्स एज फ्रेगमेंट कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यानी कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ऊपर वाली ये जो फ्रेगमेंट जुड़ेगा ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, उसे हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। द एंजाइम कॉल्ड डीएनए लिगेज जॉइंड देम टुगेदर। यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट को कौन जॉइन करने का काम करेगा, तो लिगेज करेगा, ठीक है। डीएनए लिगेज नाम का जो एंजाइम होगा वो उस फ्रेगमेंट को उसके ऊपर जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 यानी कि ब्लू कलर का जो आपका स्ट्रेन है, एक डीएनए की 2 स्ट्रेन होती है, एक ब्लू कलर के और पिंक कलर में आपको डिफ्रेंशिएट करिए। ब्लू कलर की जो स्ट्रेन है वो 3 से 5 यानी कि इस जगह पे, यहाँ पे 5 कहाँ पे आप देख सकते हो, ब्लू कलर में यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे पिंक कलर जो है उसका यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो ये 3 to 5, ब्लू कलर में यहाँ पे नीचे 5 है, ऊपर 3 to 5। यहाँ पे अगर पिंक कलर के स्ट्रेन की बात करें तो ये 3 का एंड है, ये वाला आपका 5 एंड है, ठीक है। तो 3 से, लेकिन अगर आपका जो काम है वो यहाँ से जुड़ना शुरू करेगा, यहाँ से ओकाजाकी फ्रेगमेंट अगर जुड़नी शुरू करेगी 3 to 5, यानी कि ऊपर से नीचे इस तरीके से जाएगा 3 to 5, तो उसे हम कंटिन्यूस बोलेंगे। लेकिन अगर स्ट्रेन यहाँ से जुड़ना शुरू हो गया 5 to 3 इस तरीके से जुड़ना शुरू हो गया तो वो डिसकंटिन्यूस होगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इस डायग्राम को आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, अगर आप 5 मार्क में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली ड्रॉ करोगे, ठीक है। चलिए, टर्मिनेशन यानी कि एंड का स्टेप। टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन अकर्स इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ई कोली लाइक ऑर्गेनिज्म क्रोमोजोम्स आर सर्कुलर, यानी कि क्रोमोजोम में टर्मिनेशन आपका होगा और डॉटर डीएनए जो है वो आपको बन के देगा। एंड दिस हैपन व्हेन द 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बिटवीन द 2 टर्मिनल्स मीट ईच अदर। यानी कि 2 जो नए रेप्लिकेशन फॉर्क मिलेंगे वो एक दूसरे में वापस से जब मिल जाएंगे तब आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि इस तरीके का है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा रेप्लिकेशन वर्क होगा और ये दोनों स्ट्रेन जब एक दूसरे को इस तरीके से आगे जाके मिल जाएगी, ठीक है, आगे जाके इस तरीके से मिल जाएगी तो आपका नया, यहाँ से आपका नया डीएनए जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा होगा रेप्लिकेशन वर्क और यहाँ पे आपका होगा टर्मिनेशन, जब दोनों स्ट्रैंड यानी कि नए स्ट्रैंड दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तब आपको नया डीएनए यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेशन स्टेप हुआ। अभी हम देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम इन रेप्लिकेशन वर्क। एंजाइम का ही काम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो डीएनए का जो दोनों स्ट्रेन था उसको तोड़ने का काम करा, तोड़ के आपको 2 नए स्ट्रेन बने, उन 2 नए स्ट्रेन टेम्पलेट की तरह यूज़ होंगे। उन दोनों नए स्ट्रेन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को एज अ पैर वहाँ पे रेप्लिकेट करवाने का काम किसी एक नए एंजाइम ने करा और फिर टर्मिनेशन का काम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या काम करेगा, इट इज़ अ डीएनए रिपेयर एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या काम करेगा, रिपेयर एंजाइम, यानी कि किसी भी चीज़ को रिपेयर करेगा। इन्वॉल्व इन 3 एक्टिविटीज़, यहाँ पे आप 3 एक्टिविटीज़ देख सकते हो। 5 to 3 अगर कोई है तो वो क्या होगा, अनकंटिन्यूस हो गया, तो पॉलीमरेज एक्टिविटी यानी कि 5 to 3 अगर हो रही है तो उसे वो शिफ्ट करेगा 3 to 5 में। 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी कि न्यूक्लियस की बाहर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसे भी वो करेगा कंट्रोल। 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस यानी कि 3 to 5 में हो रही है लेकिन न्यूक्लियस की बाहर हो रही है तो उसे भी वो रिपेयर करने का काम करेगा। तो ये 3 एक्टिविटीज़ को करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर
प्राइमर एक्सटेंशन एंड प्रूफ रीडिंग, यानी कि ए के साथ टी ही जुड़ा है, सी के साथ जी ही जुड़ा है। ये जो प्रूफ रीडिंग का काम करने का काम है कि सभी चीज़ें सही से हुई है, तो वो प्रूफ रीडिंग का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या होगा? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन वीवो डीएनए रेप्लिकेशन। अभी वीवो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? कई जगह पे इसको विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन भी बोला जाता है। तो वीवो डीएनए रेप्लिकेशन इट मीन्स कि अनवाइंडिंग जो हमने बोली, यानी कि अनजिपिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स इनटू सिंगल, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड में जो अनवाइंडिंग या फिर अनजिपिंग हो रही है वो हीट डीनेचुरेशन के थ्रू हो रही है, यानी कि हमने हीट दिया। तो हीट डीनेचुरेशन के कारण अगर हो रही है तो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है वो यूज़ होगा। हेलिकेज का काम हमने सबसे पहले देख लिया था। हेलिकेज इज द एंजाइम विच अनजिप द डीएनए स्ट्रैंड बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, दस इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी कि एक सिंगल स्ट्रेन जो रेप्लिकेशन फॉर्क यानी कि टेम्पलेट की तरह काम करता है, उसको क्रिएट करने में, सिंगल स्ट्रेन क्रिएट करने में हमें हेलिकेज का यूज़ होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका इनिशिएशन शुरू होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो हर जगह पे हेलिकेज आपको याद रखना है। लिगेज का काम क्या होगा? लिगेज इज द एंजाइम विच जॉइन टुगेदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऑफ द डिसकंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड, यानी कि डिसकंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड जो होगा, यानी कि 5' to 3' में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट ज्वाइन हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन करने का काम करेगा लीकेज। ठीक है। प्राइमेज का काम क्या होगा? दिस एंजाइम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि हमने देखा कि सिंगल स्ट्रेन जो क्रिएट हो रही थी, तो सिंगल स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे? आरएनए बोलेंगे। तो सिंगल स्ट्रेन को जोड़ने का, यानी कि वापस से डीएनए में क्रिएट करने का काम करेगा प्राइमेज। ठीक है। एंडोन्यूक्लियस यानी कि एंडोन्यूक्लियस जो है आपका एक लास्ट होगा। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? दिस प्रोड्यूसेस सिंगल स्ट्रेंडेड और अ डबल स्ट्रेंडेड कट इन डीएनए मोलिक्यूल, यानी कि अगर डीएनए मोलिक्यूल इस तरीके से है तो अगर हमें सिंगल स्ट्रेन बनाना है तो एक कट हमें करना पड़ेगा, अगर डबल स्ट्रेन बनाना है तो हमें 2 कट करने पड़ेंगे। तो डीएनए स्ट्रेन के अंदर सिंगल स्ट्रेन और डबल स्ट्रेन कट अगर करना हो तो हम करेंगे एंडोन्यूक्लियस से। तो इतने आपके एंजाइम थे जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज़ होते हैं। इन सभी का अगर आप काम एक एक बार देख जाओ, बहुत ही ईजी है, आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। 3 यहाँ से हो गए, 4 5 6 7, टोटल 7 एंजाइम जो है वो काम करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन वर्क में। आपको एक बार फिर से मैं इस चीज़ को दिखा देती हूँ ताकि आप इस चीज़ को नोट कर सको ईजीली। ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी एंजाइम का वर्क दिखाया गया है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा? ओकाजाकी फ्रेगमेंट को यहाँ पे पुट करने का काम करेगा। ठीक है। यहाँ पे हेलिकेज है। हेलिकेज और डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो मेन आपके होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन की थियोरी थी वो कंप्लीट होती है। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे न्यूक्लिक एसिड के PYQs के ऊपर। ठीक है। देखिए सबसे पहला हम सॉल्व करते हैं। इन डीएनए एडेनोसाइनिन पेयर्स विथ, यानी कि ए पेयर्स विथ थाइमिन बेस एंड ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन, यानी कि जी पेयर्स विथ सी। तो एटी और जीसी का हमें पूछा गया। इफ एंडोसाइनिन कंस्टिट्यूट 18% एंड ग्वानिन कंस्टिट्यूट 24% ऑफ न्यूक्लियोसाइड, यानी कि ए और जी का यहाँ पे आपको बोला गया है। ठीक है। तो ए जो है वो 18% है एंड ग्वानिन कंस्टिट्यूट 24% ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ डीएनए प्रिपरेशन, इट मस्ट बी, इसका आंसर होगा वेरी शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। यानी कि शॉर्ट होगा स्ट्रेच, ज़्यादा लंबा डीएनए आपका नहीं बनेगा क्योंकि ए जो है वो सिर्फ 18% है और जी जो है वो सिर्फ 24% ही है। तो इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आएगा यहाँ पे,
तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही कम बनेंगे और वेरी शॉर्ट स्ट्रेचेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी कि बहुत ही शॉर्ट आपका डीएनए जनरेट होगा। तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे साइड की बात करी है। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर यानी कि फर्स्ट पार्ट में देखा था कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होगा, आपका बेस होगा जो क्या करेगा, शुगर के साथ जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर। तो शुगर एंड बेस आपका होगा न्यूक्लियोसाइड के अंदर, जबकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तीसरी चीज़ ऐड होती है विच इज़ ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड। ठीक है, तो यानी कि PO3-2 जो ग्रुप है आपका ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड का, वो 5th नंबर के कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा। 5th नंबर का कार्बन एटम कहाँ से आएगा, शुगर, पेंटोज शुगर में आएगा। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर एंड बेस ही होगा, जबकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीसरी चीज़, टाइड यानी कि तीसरी चीज़, आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हो, टी से तीसरी चीज़। ठीक है, फॉस्फरिक एसिड यानी कि PO3-2 ग्रुप जो है वो शुगर के 5th कार्बन एटम के साथ वो जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके की आपकी एक शुगर थी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आपका कोई भी बेस जुड़ेगा, ये पूरी शुगर है। और यहाँ पे CH2OH था और इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन था और इसके साथ आपका क्या जुड़ेगा, फॉस्फरिक एसिड जुड़ेगा, ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे HOH के आपके ग्रुप होंगे। तो इस तरीके का अगर आपको ग्रुप देखने को मिले तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, क्योंकि एक तो ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड, एक है शुगर और एक है आपका बेस, 3 चीज़ें आई तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है न्यूक्लियोसाइड यानी कि aldopentose एंड ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड। ठीक है, तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। aldopentose शुगर होगी और नॉट ए, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, करेक्शन, शुगर एंड बेस हमारा आएगा, यानी कि aldopentose एंड हेट्रोसाइक्लिक बेस, सॉरी, बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, aldopentose हमारे पास होगी शुगर और बेस के तौर पे जो होगा वो हेट्रोसाइक्लिक बेस। बेसिस के ऊपर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस वो हमने देखे थे, एडेनिन, साइनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, और यूरासिल और ये सारे बेस हमारे जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूक्लियोटाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो क्या हमें मिलेगा, तो वहाँ पे आपको लिखना होगा aldopentose हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कौन से हैं, एक तो AT यानी कि एडेनिन थाइमिन, इसे हम एडेनोसाइन भी बोलेंगे, एडेनिन को एडिनोसाइन भी बोलते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो GC और AT ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर याद रखनी होगी। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस बेस्ड ऑन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन mRNA इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, tRNA काम करेगा ट्रांसलेशन में, mRNA में से इंफॉर्मेशन को कैरी करके न्यूक्लिक एसिड बना के प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम जो करेगा वो tRNA करेगा, यानी कि ट्रांसलेशन। ठीक है, उसको हम रेप्लिकेशन तो बोलेंगे नहीं, मैसेंजर हाइपोथेसिस तो बोलेंगे नहीं और ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं बोलेंगे। तो A, C और B ऑप्शन है वो वैसे ही आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो D वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। देखिए न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया, यहाँ पे 5th नंबर के कार्बन एटम के ऊपर OH होगा, यहाँ पे फर्स्ट पे ये वाला जो पूरा मोलिक्यूल है वो आपका बेस होगा। ठीक है, और ये पेंटोज शुगर होगी आपकी। ठीक है, ये जो 5 मेंबर रिंग है वो आपकी शुगर होगी। तो न्यूक्लियोसाइड में हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिल रही है, एक तो शुगर और एक आपका बेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, यानी कि कौन सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इट रिप्रेजेंट एन एमिनो एसिड जॉइंट टू सुक्रोज, नहीं। इट रिप्रेजेंट बीटा ग्लूकोसाइड ऑफ डी रिबोफर्नोज, तो आई डोंट थिंक सो। इट रिप्रेजेंट बीटा ग्लाइकोसाइड ऑफ डी डीऑक्सीरिबोज। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर OH नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये तो आपका क्या होगा, डीऑक्सी होगा। ठीक है, यानी कि DNA का मोलिक्यूल होगा, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड।
में हमने देखा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर आपको फोकस करना था कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो वो रिबोस यानी कि आरएनए शुगर होगी, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो डीएनए शुगर होगी यानी कि डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम डीऑक्सीरिबो फर्नोस को यहाँ पे टिक करेंगे और बीटा ग्लाइकोसाइड यानी कि सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ग्लाइकोसाइड होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। डीऑक्सी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप, ये है आपकी शुगर, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है यानी कि डीएनए बेस है यानी कि डीएनए शुगर है आपकी, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेस। तीनों चीज़ है यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करेगा, तो न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करेगा। इट हैज़ बेस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, यस इट हैज़ बेस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इसके अंदर कोई एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर ग्रुप है, लेकिन एसिड नहीं है। तो ए एंड सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ए और सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे बेस है, ये पूरी शुगर है, और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ये डीएनए शुगर का स्ट्रक्चर है, क्योंकि डीएनए के अंदर यहाँ पे OH आपको देखने को मिलेगा, सॉरी आरएनए के अंदर आपको यहाँ पे OH देखने को मिलेगा। चलिए, तो इतने थे आपके MCQ रिगार्डिंग PYQS ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर चीज़ें समझ में आई होगी। हमने सबसे पहले देखा था DNA रेप्लिकेशन, और अब हम ने कंप्लीट करे हैं PYQS ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ऑन इट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जहाँ पे हम मोस्ट प्रॉबेबली हॉर्मोन्स को डिस्कस कर रहे होंगे, और बाकी बच्चे बायोमोलिक्यूल्स को भी हम कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।